नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन पर बनाए गए एआई वीडियो को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने इसे सभी महिलाओं का अपमान बताया है, जबकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो किसी का अपमान नहीं कर रहा, बल्कि एक मां अपने बच्चे को शिक्षा दे रही है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट के लिए नीच राजनीति कर रही है। अनुराग ठाकुर, सैयद शहनवाज और अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि देश की माताओं की भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इसमें अपमान जैसा कुछ भी नहीं है और बीजेपी इसे सहानुभूति पाने के लिए मुद्दा बना रही है। मामला अब सियासी विवाद में बदल गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस ने एक्स पर पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन का एआई वीडियो शेयर किया, जो दर्दनाक और अपमानजनक था। गिरिराज ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी नेताओं ने तकनीक का गलत इस्तेमाल कर जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे नेहरू और माउंटबेटन का एआई वीडियो बनाएं तो कांग्रेस क्या करेगी। उन्होंने नेहरू पर भी कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि व्यक्तिगत लगाव में फंसे नेहरू ने राष्ट्रहित को कई बार जोखिम में डाला। गिरिराज ने इस बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है और एआई वीडियो विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली दंगा मामले में अभियुक्त उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई होगी। ये मामला शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन जजों ने कहा कि फाइलें देर से मिली, इसलिए वे देख नहीं पाए। हाईकोर्ट ने पहले इन लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने 2 सितंबर को फैसला सुनाया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि ये लोग नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश में शामिल थे। अब ये मामले सुप्रीम कोर्ट में उठ रहे हैं और अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचने वाले हैं। ये दौरा खास है क्योंकि मई 2023 में हुई जातीय हिंसा के बाद मोदी पहली बार मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी यहाँ कुल 8500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7300 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की नींव चुराचांदपुर में रखी जाएगी। यहाँ कुकी बहुसंख्यक है। वहीं 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इम्फाल से शुरू होंगी, जहां मैतेई समुदाय की बहुलता है। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हुई हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हजारों लोग बेघर हो गए। इस बीच विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने हिंसा के बाद मणिपुर की सुध नहीं ली। ऐसे में ये दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की कड़ी आलोचना की और उन्हें असामान्य राष्ट्रपति बताया। सिंगापुर में CREDAIE सम्मेलन में बोलते हुए थरूर ने कहा कि ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियां और टैरिफ उपाय भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने 50% टैरिफ और रूसी तेल पर लगाए गए दंड का जिक्र करते हुए कहा कि इससे निर्यात क्षेत्रों में नौकरियां प्रभावित हुई हैं। जैसे सूरत में 1.35 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। थरूर ने अमेरिका से सभी देशों पर समान नियम लागू करने की अपील की और कहा कि भारत को व्यापार और कूटनीति में विविध विकल्प अपनाने होंगे। उन्होंने यूके और रूस के साथ सहयोग बढ़ाने और चीन से टकराव से बचने की रणनीति भी सुझाई। सुप्रीम कोर्ट के CJI गवई ने शुक्रवार को दिल्ली में पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध पर सवाल उठाए और पूछा कि ये क्यों केवल दिल्ली तक सीमित है, बाकी देश में क्यों नहीं। सुनवाई के दौरान CJI ने यह भी पूछा कि दीपावली में पटाखों से होने वाला प्रदूषण पराली जलाने और वाहनों के उत्सर्जन से अधिक है या नहीं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा के साथ समन्वय करने का सुझाव दिया और व्यापक योजना पेश करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण सिर्फ पटाखों तक सीमित नहीं है और त्योहारों में सांस्कृतिक प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण का संतुलन जरूरी है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर दिल्ली मुंबई उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप है। आरोपी पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है और इसे रिपीट ऑफेंडर माना जा रहा है। पुलिस ने बताया कि उसने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए कई धमकी भरे संदेश भेजे, जिससे यात्रियों और हवाई अड्डा अधिकारियों में दहशत फैल गई। आरोपी से पूछताछ जारी है और जांच में साइबर सेल की टीम लगी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोई और व्यक्ति या समूह इस साजिश में तो शामिल नहीं। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां मामले की निगरानी कर रही हैं। जनता से भी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने की अपील की गई है।
सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शुक्रवार को शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपने उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद धनखड़ पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आए। नेपाल में जेनजी के आंदोलन के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है। नए सरकार बनाने की कोशिशें तेज हैं। आज नेपाल आर्मी के चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से उनके निवास पर करीब 15 मिनट तक मुलाकात की। इस बैठक में देश की स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमिरे और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष नारायण प्रसाद देहल ने कहा कि संविधान और कानून का पालन करना जरूरी है। उधर हिंसा की घटनाओं में भारी नुकसान हुआ है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तोड़फोड़ और आगजनी में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में तनाव बना हुआ है और सभी पार्टियां समाधान की तलाश में हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय चीन सीमा पर भी बॉर्डर विंग होम गार्ड बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। अभी तक ये फोर्स सिर्फ पाकिस्तान सीमा वाले राज्यों में है। 7 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को इन गार्ड्स की अनुमति है, लेकिन फिलहाल ये केवल राजस्थान में सक्रिय हैं, जहां करीब 2279 गार्ड तैनात हैं। इन गार्ड्स की खासियत ये है कि स्थानीय लोगों से बनते हैं और सेना व सीमा बलों की मदद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इनकी अहम भूमिका रही थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि चीन सीमा पर भी ऐसे गार्ड्स तैयार किए जाएं ताकि वहां न सिर्फ सुरक्षा बढ़े बल्कि इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया जानकारी जुटाने में भी मदद मिल सके। गृह मंत्रालय की हाल की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अभी पूर्वी लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सेना और आईटीबीपी जवान तैनात हैं, लेकिन कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अब बफर जोन में बदल गए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। होमगार्ड्स को कांस्टेबल जैसा काम सौंपा जाता है। इन्हें 3 से 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है और इन्हें रोजाना करीब 800-900 रुपए का भत्ता मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.